नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। अपने इस कार्यक्रम वॉइस ऑफ यूथ के माध्यम से बेरोजगारी के मुद्दे पर हम हर सैटरडे संडे यहाँ पर बात करते हैं। इसमें युवाओं की आवाज को हम उठाते हैं, क्या कुछ उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर। हमारे साथ प्रोफेसर राजकुमार सिंह जी हैं, जो कि 2004 से DTU यानी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। साथ ही साथ मुरथल यानी हरियाणा में डी क्रस्ट जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, उसमें भी लेक्चरर रह चुके हैं। तो उनसे मैं इस सारे मुद्दे पर बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक और बात मैं सर आपके बारे में बता दूं लोगों को, बेरोजगारी मुक्त जन सशक्तिकरण अभियान भी सर चला रहे हैं, जिसमें युवाओं की मन की बात, जो युवाओं की आवाज है वो फेसबुक पेज के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से उठा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, आपका ये जो ग्रुप है, सबसे पहले आपके मन में क्यों आया कि ऐसे ग्रुप की ज़रूरत है हमारे समाज के अंदर, और युवाओं की जो आवाज़ आप बन रहे हैं इसकी भी ज़रूरत आन पड़ी है? सरिता तिवारी जी, आपका धन्यवाद। जो मेरे दिल में दर्द था जब मैं किसी भी युवा, बेरोजगार युवा से मिलता था, चाहे वो इंजीनियरिंग किया हुआ जी। हो या नहीं इंजीनियरिंग किया हुआ हो, उसको हम्म। मैं देखता था कि उसमें एक डिप्रेशन का भाव आ गया है। तो वो मेरे लिए बहुत तकलीफ होती थी कि किसी ने इतनी पढ़ाई की, उसके बाद जी। वो डिप्रेशन में आ गया इनफैक्ट। तो मैं हम्म। सोचता था, जबकि समाज में ऐसी कोई कमी नहीं है, उसके घर में कोई खाने की कमी नहीं है, फिर भी वो जी। डिप्रेशन में है। तो मैं सोचता था ये तो अपना जी। जीवन ही इसका बर्बाद हो गया, तो इसका कोई हम्म। सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो मैंने हम्म। थोड़ा-सा अर्थशास्त्र की स्टडी की, जबकि मैं तो खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ वैसे, लेकिन मैंने थोड़ा वही। समाजशास्त्र की स्टडी की, थोड़ी अर्थशास्त्र की स्टडी की। उसके बाद मैंने ये जी। मॉडल डेवलप किया, और जब मैंने ये मॉडल ठीक डेवलप है। कर लिया तो कुछ दोस्तों से डिस्कस किया, और उसके बाद मैं फेसबुक पेज चलाने लगा, और आज की डेट में उसमें करीब-करीब 20,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो आपका ये जो सर ग्रुप है, जो आपका ये कह सकते हैं संगठन कह लीजिए, आपका जो ग्रुप है, इसकी जो मुख्य मांगे कहें, जो आप चाहते हैं कि सरकार उसे पूरा करे, वो जो मुख्य मांगे हैं वो क्या कुछ है? इसमें सरिता जी, हमारी मांग अभी सरकार से कुछ नहीं है वैसे, पर हमारी सोच है। हमारी सोच ये है कि क्या हम बेरोजगारी मुक्त समाज बना सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। हमारे को सामने क्वेश्चन ये नहीं है कि 10 लोगों को और नौकरी मिल जाए या 20 को और नौकरी मिल जाए या ना मिले। हमें पूरे देश में मतलब किस तरह से हम हर आदमी को, हर औरत को बेरोजगार मुक्त, किसी के ऊपर बेरोजगारी का तमगा रहना ही नहीं चाहिए। तो और रोजगार देना तो जरूर है, क्योंकि इसके बिना तो किसी का घर चल ही नहीं सकता, आप समझ सकते हैं। तो बेरोजगार मुक्त तो देश होना ही पड़ेगा। जी, तो हमने जैसे सोचा कि इसके लिए पूरे पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। हमारी सोच में ही हम्म। पैराडाइम शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पार्टी बदलने की ज़रूरत नहीं है, पूरी सोच समाज में एक पैराडाइम शिफ्ट लाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको एक बात हम्म। बताऊँ, यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, जिसे आप हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर इन्वेंशन, हम्म। चाहे वो स्टीम इंजन हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो अलग तरह की सिद्धांत हों, न्यूटन के सिद्धांत हों, आइंस्टीन के सिद्धांत हों, वहीं खोजे गए। उसका कारण ये एक ही था जी। सिर्फ, अगर आप उसके पीछे जाएँ। हम्म। उनके मन हम्म। में एक ही क्वेश्चन था कि प्रकृति में जो भी हो रहा है, ये सब किसी सिद्धांत के आधार पर हो रहा है। जब जी ये सर। क्वेश्चन उनके मन में आ गया कि ये कोई सिद्धांत के आधार पर हो रहा, तो अब उस सिद्धांत को खोजो। तो वो खोज में हम्म। लग गए और उन्होंने नए-नए नियम बनाए। अब इसी तरह से हमें अब जानने की ज़रूरत है कि अगर हमें बेरोज़गार मुक्त समाज बनाना है, तो क्या लगाएँ? तो मैंने जो उस पे सोचा है कि हमें आर्थिक नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत है, जो हम नेचुरली हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। दूसरा है, प्रशासनिक ढांचे ठीक में है। भी बदलाव की ज़रूरत है। ये हमारे 2 मुख्य माँग हैं। और माँग नहीं है, बेसिकली हम ये समाज में भाव लाना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो हर आदमी ये सोचे कि उसकी भी ज़िम्मेदारी है सामाजिक भाव के द्वारा कि हम बेरोज़गारी मुक्त कर सकते हैं। ये उसकी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी नहीं है रोज़गार। बिल्कुल। व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी तो है ही, लेकिन ये एक सामाजिक ज़िम्मेदारी है। ये हम सबको सोचना पड़ेगा कि इस समाज को ही बेरोज़गार मुक्त बनाना है। तो जहाँ तक आर्थिक ढांचे का सवाल है, उसमें हमारा कहना ये है, और ये फिर बाद में हम अर्थशास्त्रियों का पढ़ा, माइकल कलेकी, उन्होंने 1943 में लिखा था इनफैक्ट ये बात। तो मेरा मानना ये है कि सरकार आज की डेट में फिस्कल डिफिसिट भी कर सकती है। जैसे मैंने हम्म। आपको जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि आज से 500 साल पहले जब राजा राज करते थे, तो सोने या चांदी के सिक्के चलते थे। तो अब वो जी। सोने और चांदी के सिक्के ज़्यादा नहीं छाप सकते थे या ज़्यादा नहीं बना सकते थे, क्योंकि उसकी कमी थी।
लेकिन आज की डेट में सरकार कितना भी पैसा छाप ले, क्योंकि वो सरकार के हाथ में है, तो सरकार पैसा छापे, वो तो एक मीडियम है, लेकिन सरकार के पैसे छापने से ऐसा नहीं कि हमारा देश धनी हो जाएगा। वो तो कागज के टुकड़े हैं। इनफैक्ट अब तो डिजिटल मनी आ गया, डिजिटल मनी द्वारा आप कितना भी पैसा दे बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन उससे समाज में तरक्की नहीं होगी। समाज में तरक्की होगी काम से। तो किसी ना किसी तरह इस पैसे से, ये पैसा हमें इतना छापें हर साल कि कम से कम 20,000 रुपए लायक हर बंदे को हम दे सकें, और उसके बदले में काम, ये पहला काम है। एक सवाल सर आपसे पूछना चाहूंगी कि एक तरफ वैसे भी हमारे जो बेरोजगारी की दर थी वो बढ़ ही रही थी, लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा छटनी हुई है, लोगों की नौकरियां गई हैं। अब इस बीच एक और समस्या, एक जो कह सकते हैं टेंशन युवाओं के मन में, वो है निजीकरण की, क्योंकि जो मेन संसाधन कहें, जो देश की कह सकते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इनकम आती है, जो भी कहें, उन चीज़ों को अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा तो जो एक सिक्योरिटी रहती थी बच्चों के मन में कि अच्छा सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उनका भविष्य सिक्योर है, प्राइवेट हाथों में जब सब कुछ चला जाएगा तो जो युवाओं का डर है वो आपको लगता है कि अब सही है? नहीं, युवाओं का डर मैम, चाहे सरकारी था तब भी सबको रोजगार नहीं मिल रहा था। हम जानते हैं अभी क्या, अभी से थोड़ी बेरोजगारी हुई, बेरोजगारी तो काफी पहले से है। ठीक है, उसका परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया होगा, ये बात अलग है, लेकिन बेरोजगारी हमेशा से जी। है। तो ये एक थोड़ा सा मैक्रो लेवल इशू हो सकता है, लेकिन अगर हमें पूरी तरह से बेरोजगारी को खत्म करना है तो हमें दो बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जहां पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और लोगों का ध्यान आकर्षित जी। करना चाहता हूं। पहला है आर्थिक नीति। और आर्थिक नीति में मेरा मानना यह है कि सरकार को चाहे फिजिकल डिफिसिट करना पड़े, और फिजिकल डिफिसिट करके वो इतना पैसा अरेंज करे कि कम से कम 20,000 रुपए महीने की नौकरी, कम से कम आज की डेट में हम नौकरी दे सकें। अब ये नौकरी हो गई, लेकिन नौकरी कौन कराएगा? अभी हमारे पास ब्यूरोक्रेसी मॉडल है, जो ब्रिटिश, मतलब जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल करते थे तो वो लाए थे, ब्रिटिश लाए थे, नौकरशाही व्यवस्था भी कहते हैं जिसे। तो इस मॉडल की अपनी सीमाएं हैं, इसमें लोगों की भागीदारी नहीं हो सकती। तो दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि लोगों की भागीदारी युक्त व्यवस्था बनाई जाए, रादर देन कि हम एक ब्यूरोक्रेसी मॉडल से और नौकरशाही व्यवस्था से अब शासन को चलाएं। तो उसमें मेरा कहना है कि स्थानीय स्तरों पर परमार्थी जन संसदों का निर्माण किया जाए, और उसमें वहां के सब बैक्स जन उसके मेंबर हों, और वो डिजिटल तकनीक से चले। उसमें मतलब ये नहीं कि कोई एक चौधरी बन जाए, वो जीत गया इसलिए उसी की चलेगी, उसमें सब लोगों की भागीदारी हो। और अब डिजिटल तकनीक से बड़ा आसान हो गया है कि सब लोग अपने विचार रख सकते हैं और सब अपने उस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या काम होना चाहिए, क्या कौन करेगा वो काम। तो अगर वहां पे जो कामों की है, जो भी काम हो सकते हैं, वो किसी भी तरह के काम हो सकते हैं, वो उत्पादन के हो सकते हैं, वो सेवाओं के हो सकते हैं, वो मनोरंजन के हो सकते हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हो सकते हैं। आपने ये समाधान, दो समाधान यहाँ पर बताया कि क्या इसमें हो सकता है। अब बेरोजगारी जो बढ़ रही है, इसके अगर हम लोग डीपली समझें कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। एक तो लॉकडाउन फिलहाल चल ही रहा है, इसके अलावा और क्या कुछ है? जैसा कि हम देखते हैं कि परीक्षा भी लेट होती है, परिणाम भी लेट आते हैं, तो ये सब भी कहीं ना कहीं कारण है बेरोजगारी बढ़ने के। वो तो मैम मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये एक माइक्रो लेवल इश्यूज हैं जो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। वो कोई इतने बड़े इशू नहीं है, वो तो छोटे से इशू है, वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। कभी कभी जब सरकार के एंगल से देखो तो उसमें कई तरह के इशू आते हैं, वो हमें सरकार का व्यू भी देखना पड़ता है उसमें, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब तक हम सरकार का व्यू नहीं देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ क्या दिक्कतें हैं। क्योंकि पता चला कभी कोई काम हो गया, वो एग्जाम ठीक से नहीं हुआ, तब भी लड़के चिल्लाते हैं कि एग्जाम ठीक नहीं हुआ, उसमें नकल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो उसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। पर मेरा व्यू दूसरा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे दो ही व्यू हैं। पहला है कि सरकार की आर्थिक नीति ऐसी होना चाहिए कि 20,000 रुपए महीने की कम से कम नौकरी हो सबकी। ठीक है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी औरत, कोई भी लड़की कहे कि हमें नौकरी नहीं है, वो परमार्थी जनसंसद, अपने लोकल एरिया के परमार्थी जनसंसद में जाए और कहे कि हमें काम नहीं है। वो काम उसके परमार्थी जनसंसद की जिम्मेदारी हो, वहां पे काम दे। अब ये काम होगा तो काम डिजिटल तरीके से अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि पता चला कि सरकार ने तो पैसे देती है लेकिन काम नहीं हुआ। तो अब सरकारें सर देती तो है, बेरोजगारी भत्ता देती है, 4-5 हजार रुपए देती हैं, उससे क्या हो जाएगा? मैं भत्ते में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं। मेरा मानना यह है काम होना चाहिए, कोई काम में इन्वॉल्व हो। क्योंकि जो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व होता है हमारा, कोई ना कोई, हम जब काम करेंगे और उसमें भागीदारी करेंगे तो हमारा एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जैसे मैं कई बेरोजगार लोगों को जानता हूं, उनके घर में कोई खाने की कमी नहीं है। मैं जिनको जानता हूं उनके घर में आराम से रोटी है, लेकिन वो डिप्रेशन में है।
कारण क्या है, क्योंकि वो समाज में कोई उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, समाज में उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, रोटी तो है, लेकिन रोटी खा लेते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व बन के अपना समाज, अपना देश तरक्की थोड़ी कर सकता है। उनकी भागीदारी हो। आपको क्या लगता है, अब एक वक्त आ चुका है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति बने जिसमें प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली हो कि इस वक्त परीक्षा होगी, इस डेट में या इस मंथ में आपके परिणाम आएंगे, जो एक अविलंब होना चाहिए, क्योंकि बच्चे वेट करते रहते हैं, परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, परीक्षा की डेट एक्सटेंड होती रहती है, परिणाम का वेट करते रहते हैं। तो आपको लगता है कि सारी चीजें अब सिस्टमैटिक हो जानी चाहिए? वो तो एक इशू है कि हर चीजें सिस्टमैटिक हो, वो अच्छा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दूसरी बात कहना चाहूंगा जो मेरे मन में आया था। आपने जी। देखा होगा बहुत सारे बच्चे कई कई साल अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगा देते हैं, और कई बार जी। उनका नहीं भी होता है। ठीक है, हो सकता है उनमें कमी हो, हाँ जी। लेकिन अगर उतने सारे बच्चे जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर ये किसी R&D में लगा दिए जाएं, तो अपना देश इतने नए नए प्रोडक्ट डेवलप कर देगा जिसकी कोई सीमा नहीं। जो मेरी सोच है, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि जो लोग अपना 5 साल 10 साल IAS की तैयारी में लगा देते हैं, अगर 10 साल वो कोई इन्वेंशन करने में लगा दें तो इन्वेंशन हो जाएंगे। तो ये सब इस तरह की सोच की जरूरत है, इस तरह की सोच की जरूरत है, मेरा ऐसा और बार बार मैं एक और मुद्दा अपने इस प्रोग्राम में उठाती हूँ, वो ये है कि एक मंत्री कह रहे थे कि हमारे देश में टैलेंट की कमी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक धारणा बनी हुई है कि आपको 12th करना है, फिर ग्रेजुएशन करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। तो कहीं ना कहीं एक डिग्री को समझते हैं कि डिग्री अगर आपके पास है तो आपकी नौकरी मिल जाएगी, आपको कंफर्म है। लेकिन आज के डेट में क्या है, आप खुद देख रहे हैं कि माहौल बदल चुका है। अब आपका स्किल्ड होना ज़रूरी है, आपके टैलेंट के दम पे, वैल्यू एडिड कुछ टैलेंट होगा तो उसके दम पे आपको नौकरी मिलती है। तो एक जो बच्चों की मानसिकता है, ये भी अब बदलने की ज़रूरत है कि आप डिग्री के साथ साथ एक टैलेंट भी रखें ताकि उससे आपको नौकरी मिले। क्योंकि आज के डेट में ज़्यादातर बेरोजगार वो भी हैं जो सिर्फ डिग्री लिए बैठे हैं, BA है, MA है, लेकिन उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि क्या डिग्री है तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी? मैम, मेरा मानना ये है कि डिग्री सिर्फ एक डिग्री है, वो हमारी एकेडमिक सिस्टम का पार्ट है, और हमने उसे डाइल्यूट भी कर दिया इनफैक्ट बहुत ज्यादा। और किसी भी आदमी को हम ये दे रहे हैं डिग्री, हो सकता है हमारी प्रोसेस इतनी वीक हो गई हो कि उसने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी डेवलप नहीं की, फिर भी हो गया। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, वो तो ठीक है, हमारी कमी है, हमें उसे दूर करना चाहिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा है जो 10वीं पास किया, और 10वीं पास किया तो नेचुरली उसे पढ़ाया गया, तभी उसने 10वीं पास की, और 10वीं के बाद वो अब नहीं पढ़ना चाहता और वो रोजगार करना चाहता। लेकिन बताइए रोजगार कहाँ है? अभी कोई नीति नहीं है। नहीं, वही ना, बच्चे कहते हैं मैं BA हूँ, मेरे पास डिग्री है और मेरे पास नौकरी नहीं है, क्या करूँ? तो ये कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि आपके पास डिग्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी काम के लायक हैं, आपको काम के पहले लायक बनना पड़ेगा। तो ये मानसिकता, जैसे आप भी समझ रहे होंगे, कि आप बच्चों को चेंज करनी पड़ेगी। आप डिग्री नहीं, आप टैलेंट पे जाइए, एक स्किल को सीखिए या डिप्लोमा कीजिए। आई थिंक UGC ने कह दिया कि आप एक डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, साथ में एक डिप्लोमा या जो प्रोफेशनल कोर्स होता है वो ज़रूर सीखें। अब तो UGC भी कह रहा है। नहीं, वो एस्पेक्ट ठीक है आपका कि हमें जिस तरह की स्किल, चाहे वो साइकोमोटर स्किल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल स्किल हो, या अपनी सोशल स्किल्स हो, या लिंग्विस्टिक स्किल्स हो, इन्हें बढ़ाना चाहिए। लेकिन इन्हें बढ़ाने के बाद भी कई लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। वो उसका कारण वो व्यक्ति नहीं है, तो वो एक सामाजिक राष्ट्रीय सोच है। मेरा ध्यान आपको उस तरफ लाने का है कि ये एक सामाजिक राजनीतिक सोच है जिसके कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि समाधान क्या हो सकते हैं? आपने बताया कि इस तरह से अगर 20,000 रुपए दे दिए जाए तो ये समाधान हो जाएगा, और अकाउंट में डायरेक्ट डालने से? नहीं मैम, मेरा मानना यह अकाउंट में डालने की नहीं है। मेरा मानना यह है कि स्थानीय स्तरों पर परमार्थी जन संसदों का निर्माण किया जाए, उनको आर्थिक और प्रशासनिक शक्तियां दी जाएं, और वो जो है वहां पे क्या क्या काम हो सकते हैं वो वहां पे ये काम का निर्णय करें, और उसमें सब लोग भागीदारी करें। जब सब लोग भागीदारी करेंगे तो वहां पे ये बताएं कि भाई ये काम हो सकते हैं। अब वो काम हो, उन काम के बदले में उन्हें पैसा दिया जाए। ये है, उनके अकाउंट में पैसे डालने का नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं काम हो, उन काम का सुपरविजन जो परमार्थी जन संसद करें वहां की, और उसमें वो बच्चे भी भागीदारी कर रहे हो, वो एडल्ट भी भागीदारी कर रहे हो। वहाँ की कोई भी व्यवस्था, चाहे वहाँ की शिक्षा व्यवस्था हो, वहाँ की सफाई व्यवस्था हो, वहाँ की कुछ उत्पादन हो, वहाँ की जो R&D हो, एक मेरा मतलब यह है कि नया इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जिसमें सब लोग भागीदारी कर रहे हैं। ये मेरा प्रपोजल है कि उनको जो पैसा हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होती है फिस्कल डिफिसिट करने की, और किसी को पावर नहीं होती। आप और हम अगर घर में पैसे छाप लें तो जेल हो जाएगी, लेकिन अगर सरकार छाप ले तो कुछ उसका ये राइट है। आप देखिए
50 से लेके 1990 तक यूएस में जितना डिफिसिट हुआ है उससे ज्यादा पैसा उन्होंने जून में छापा। $800 बिलियन उन्होंने जून में ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में कितनी बुरी हालत हुई है, चाहे स्टार्टअप को ले लें या जो नौकरी कर रहे थे उनकी भी नौकरी गई। इवन सरकारी जो बैंक है वहाँ तक वीआरएस कह के मतलब उनका भी कह रहे हैं कि आप 2 साल घर बैठे, 2 साल बाद आप आ सकते हैं वापस फुल टाइम नौकरी पर, इतना तक हुआ है। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री जी जैसे कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो लोगों के पास ना नौकरी का सहारा बचा है, स्टार्टअप ठप हो चुके हैं, तो उनको फिलहाल ज़रूरत है एक फाइनेंशियली सपोर्ट की इस वक्त। जैसा कि हमारे जो पूरा गवर्नर है आरबीआई के, वो भी कह रहे हैं कि इस वक्त हेल्प करने की ज़रूरत है, ना कि बाद में, क्योंकि बाद में करेंगे तब तक तो सारी चीज़ें और भी बुरी हालत में पहुंच चुकी होंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, कैसे युवा उतना सोच पाएंगे, क्योंकि दोबारा से भी स्टार्टअप करना है तो फिर पैसे चाहिए, नौकरी ढूंढ रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन है, आप भी समझ रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है फिलहाल जिस तरह की स्थिति है उससे क्या आपको लगता है पूरा हो सकेगा? मैम मेरी सोच ये है कि बेरोजगारी का अगर हम ये समझ नहीं पाए किस कारण से है। अब अगर आप देखिए कॉमन सेंस से देखिए, पक्षियों में, समुद्री जीव जंतु में, जानवरों में कोई बेरोजगारी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। कारण क्या है कि वो और प्रकृति में सीधा रिलेशन है। इंसान में ही बेरोजगारी क्यों होती है? क्योंकि इंसान में 3 फैक्टर आ जाते हैं। इंसान है, टेक्नोलॉजी है और समाज है। ये टेक्नोलॉजी के कारण से उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन बहुत कम लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एक गांव है उसमें 100 लोग रहते हैं और 100 लोग अपने प्रिमिटिव टूल से, बैलगाड़ी से या अपने फावड़े से खेती करते हैं 100 लोग, और उत्पादन करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अब वहां पर ट्रैक्टर और हार्वेस्टर आ जाए तो क्या होगा कि एक आदमी पूरे लोगों की खेती कर सकता है और उत्पादन कर सकता है। तो अब 99 लोग क्या करेंगे? 99 लोग बेरोजगार हो गए। नहीं, मेरा सवाल वही था कि इस वक्त जैसी स्थिति है उससे आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, क्योंकि मान लीजिए किसी को स्टार्टअप करना है तो उसको पैसे की जरूरत है, और अगर स्टार्टअप करता है तो और 4 लोगों को नौकरी दे सकता है, तो उससे एक को रोजगार तो मिला ही, साथ ही उसने 4 को भी और दे दिया, जिससे बेरोजगारी कम हो रही है। तो सरकार कैसे मदद करेगी? क्या कोई ऐसा योजना है या कोई लोन स्कीम है, ऐसा क्या है? आपको लगता है कि जैसा मैंने कहा फिर से कि परिस्थितियां जैसी बनी हुई हैं उससे वो सपना जो प्रधानमंत्री जी का है वो पूरा हो पाएगा? मैम इसमें एक तो सरकार की नीति है, तो सरकार जो समाज में इस समय सोच है उससे अपनी नीति बना रही है, जो उनको समझ आ रही है वो उससे नीति बना रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर पूरे समाज में ऐसा माहौल हो, समाज में ऐसा माहौल हो, एक परमार्थ का भाव हो कि नहीं हमें सबको रोजगार देना है, सबको रोजगार देना, जी हमारे मन में चिंता हो, हमारे मन में कंसर्न हो, एक एम्पैथी की फीलिंग हो कि हमें सबको रोजगार देना, तो उस बेसिस पे जब सब सरकार चलेगी और सब सरकार नीतियां बनाएंगी तो उसमें एक अलग सा परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि तब वो सब लोग जुड़ जाएंगे। जब सब लोग जोड़ के एक ऐसे भाव बनाते हैं तो वही सरकार है बेसिकली। आप देखिए यूरोप में आप देखिए कोरोना वहां भी हुआ, यूएसए में भी हुआ। यूएस में क्या किया उन्होंने सीधे अकाउंटों में 2-2 लाख से ज्यादा रुपए डाले हैं हर मंथ, आपको पता होगा। जर्मनी में वहां की सरकार ने कह दिया कॉर्पोरेट से कि आप एक भी आदमी को नहीं निकालेंगे, आपको जो भी खर्चा आ रहा है आप हमसे लें। यूके में क्या हुआ कि जो भी लोग कोरोना से अफेक्टेड थे वो सरकार ने कहा आपको 80% पैसे हम देंगे। तो वो सरकारों की अपनी अपनी नीति होती है। वही जैसे ये आपने बाकी देशों की भी नीति बताई यहाँ पर, तो वही मैं कह रही हूँ कि इस वक्त जैसा मैंने फिर से कहा, रघुराम राजन वो कह रहे हैं कि अभी ज़रूरत है लोगों को आर्थिक सहायता देने की, बाद में देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय यहाँ पर हो जाएंगी। तो आप क्योंकि गरीबों को चलिए ठीक है आप राशन पानी दे रहे हैं, मंथली 500 रुपये दे रहे हैं, लेकिन जो स्पेशली मिडिल क्लास है सर, आप देखते हैं उसको घर की ईएमआई, राशन पानी का खर्चा और भी चीज़ें होती है, स्कूल की फीस होती है, ईएमआई और भी होती है, बिजली का बिल होता है, किसी भी चीज़ में किसी भी तरह की कह सकते हैं कोई माफ़ी नहीं या कोई छूट नहीं, या एक होता है ना आर्थिक सहायता किसी एक सेक्टर में देते हैं, एटलीस्ट आप बिजली बिल ही माफ़ कर देते। तो मिडिल क्लास फैमिली को सबसे ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पेरेंट्स हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, फीस माफ़ करो, क्योंकि बच्चे घर में बैठे हैं, फीस लगातार जा रही है, ऑफिसेज बंद है, लेकिन जो मिनिमम फिक्स चार्ज है बिजली बिल का वो लगातार जा ही रहा है, तो दिक्कतें काफ़ी हो रही हैं। तो आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस वक्त अभी सरकार को मिडिल क्लास फैमिली के बारे में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है? मैम ये तो अर्थशास्त्री भी कहते हैं और जो मेरे मॉडल से निकलता है कह वो रहे ये हैं, हाँ जी। कहता है
कि हमें इस समय फिजिकल डिफिसिट करके लोगों की जितनी सहयोग कर सकें करना चाहिए। करना चाहिए। इस मामले में तो मेरा यही कहना है। पर मेरा दूसरा कहना है कि अगर हमें लॉन्ग रन में पूरा एक तरह से देश से बेरोजगारी खत्म करना है और लोगों की भागीदारी बढ़ाना है और जिससे जीवन में उत्साह आए, तो उसके लिए जो मैंने 2 पॉइंट बताया आपको कि सरकार को आर्थिक नीति हमें ऐसे बदलना चाहिए कि जिससे कि हम हर आदमी को पैसा दे सकें थ्रू परमार्थी जनसंसद, और स्थानीय स्थानों पे परमार्थी जनसंसद बनाएं जिसके द्वारा वहां पे कामों का संचालन हो और निगरानी हो और इसमें डिजिटल तकनीक लगाई जाए। क्योंकि आपने एक चीज जरूर देखी होगी, सरकारी पैसे का दुरुपयोग बहुत होता है। तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग अगर रोकना है तो हमें देश में जो प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने योजना चलाई थी, वो अभी थोड़ी रुक सी गई है, कि डिजिटल मनी होना चाहिए, पूरे देश में डिजिटल मनी होना चाहिए। इससे आर्थिक अपराधों पे हम पूरी तरह से पाबंदी लगा सकते हैं। जी, तो आपने जो आपका इसका संगठन का सर नाम है बेरोजगार मुक्त जन सशक्तिकरण अभियान, तो इसको आप आगे और कैसे ले जाना चाहते हैं? कैसे आप पूरे देश के युवाओं को इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो मांगे कहें या जो आपकी सोच कहें बहुत ही अच्छी है, समाधान भी आपने बहुत खूबसूरत यहाँ पर बताए हैं। तो कैसे आप युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? साथ साथ आप पढ़ाते हैं बच्चों से, फेस टू फेस आप डेली होते हैं, तो आप ज़्यादा उनकी जो मानसिकता समझ सकते हैं कि वो कैसी क्या प्रॉब्लम आगे फेस करेंगे या कैसी करते हैं। इसमें मैम जो मेरी सोच है कि हमें समाज में एक ऐसी सोच लाना है कि बेरोजगारी एक सामाजिक बुराई है और इसे समाज के स्तर पर ही सॉल्व करना है। ये एक व्यक्तिगत इशू तो है ही, क्योंकि उससे व्यक्ति सफर करता है, लेकिन ये प्रॉब्लम सामाजिक है। ये एक सोच हमें समाज में लाना है। और मैंने जो समाधान बताए हैं कि ये 2 समाधान है, आर्थिक नीति में बदलाव और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव, ये 2 समाधान है हमारे। तो हमारा अभी उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो या व्यक्तिगत माध्यम से हो, ज्यादातर लोगों तक हम अपनी सोच पहुंचाएं कि ये एक सामाजिक सोच है। और ये सामाजिक सोच जब हम लाएंगे, हमारे देश में एक माहौल बन जाएगा कि हम बेरोजगार मुक्त समाज बना सकते हैं, तो फिर राजनीतिक परिवर्तन होंगे, प्रशासनिक परिवर्तन होंगे और हमारे देश में एक नए तरह का स्वतंत्रता आंदोलन हो जाएगा बेसिकली। बिल्कुल, आपने इस सोच को बढ़ाने की बात कही है समाज के अंदर। क्या आपको लगता है एक युवाओं के अंदर ये भी सोच डेवलप करने की ज़रूरत है? एक ये सवाल मैं पहले भी आपसे पूछा मैंने आपसे कि जो कह सकते हैं डिग्री नहीं, टैलेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो स्किल्ड होने की ज़रूरत है। जी जी जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम इंसान और जानवरों में क्या अंतर है। यही अंतर है कि हमारे अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कैपेबिलिटी होती है, उनमें नहीं होती है। तो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए कई तरीके होते हैं। ऐसा टेक्नोलॉजी ये नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर है, कार है, मोबाइल है, यही टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी हर सोच में रिफ्लेक्ट होती है, हर सोच में। वो घर में सामान कहाँ रखा है, कैसे रखा जाना है, कैसे हमें व्यवहार करना है, ये सब में रिफ्लेक्ट होती। तो हमें अपनी स्किल्स, चाहे वो लिंग्विस्टिक स्किल हो, चाहे एनालिटिकल स्किल हो, चाहे आपके सब्जेक्ट की स्किल्स हो, चाहे सोशल स्किल्स हो, इस पर हमेशा आप ध्यान सर देखेंगे, अभी हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के बेरोजगार संगठनों में हमने बात की है, तो वहां पे 84 की नौकरी थी, 57 वैकेंसीज थी और वहां पे जो अप्लाई किया है बीबीए एमबीए वाले हैं, वहां पे बीटेक वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी बदतर हो रही है। आज इंजीनियरिंग करने वालों को पता नहीं आगे उन्हें क्या करना है, उनकी सरकारी नौकरी लगेगी या घर बैठे रहेंगे। तो इश्यूज बहुत है। एमबीए वाले हैं वो भी डिग्री लेके सिर्फ बैठ जाते हैं, लेकिन एमबीए के अगर 5000 संस्थान है तो उसमें से कुछ 10% होंगे जो रेगुलर तरीके से, सही तरीके से एमबीए पढ़ा रहे हैं। बाकी डिस्टेंस लर्निंग से आप डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उसमें दिमाग में कुछ आता नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, जितना मैं मानती हूँ। तो जो बेरोजगारी में कह रहे हैं, जो युवा है बल्क में निकल रहे हैं पढ़ लिख कर और उनके पास आगे नौकरी नहीं है, भविष्य उनका कहाँ है? ऑलरेडी लॉकडाउन में नौकरियां गई हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी हालत यहाँ पर खराब हो रही है। प्राइवेट ये जो डिग्रियां करके ये बैठ जाते हैं, सरकारी नौकरी में परीक्षा लेट होती है, परिणाम लेट होता है, तो ये बेरोजगारी यहाँ पर अलग चल रही है। तो बल्क में कह सकते हैं गंभीर समस्या होती जा रही है बेरोजगारी की, आप मानते हैं? हाँ, ये मैं आपसे सहमत हूँ कि बेरोजगारी वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने पेज बनाया अपना, उसमें 2 महीने के अंदर 20,000 लोग उससे जुड़े। इसका समझ मतलब सकते हैं, देखिए कि क्यों लोग जुड़ रहे हैं उससे। अब खुद ही समझिए कितना सीरियस इशू है। और चाहते हैं बच्चे की एक प्रॉपर तरीके से एक राष्ट्रीय रोजगार नीति तरह या कुछ ऐसा सिस्टम बने ताकि उन्हें वेट ना करना पड़े, समय से उनकी परीक्षा हो जाए, समय से परिणाम आ जाए, उनका भविष्य। आप देखेंगे एमपी में हम बात कर रहे थे
3 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी नहीं निकली है, बच्चे ओवर एज यहाँ पर हो जाते हैं, तो उनका जो एक पुलिस में जाने का सपना था वो धरा का धरा यहाँ पर रह जाता है कि ओवर एज हो जाएंगे फिर कैसे अप्लाई करेंगे। तो उनका तो ड्रीम ही खराब हो रहा है यहाँ पर। आप सोचिए, और ड्रीम कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ होती है और उससे क्या होता है, डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं सुसाइड, और ऐसे केसेस हम देख भी रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक समस्या हो गई है, और अगर इसमें जल्दी आप भी मानते होंगे कि अगर इसमें जल्दी सरकार ने कुछ नहीं किया तो युवा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अपने आप को यहाँ पर स्पॉइल कर रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। कि हम युवाओं तक सही सोच पहुंचाएं और देश में एक इस तरह का माहौल बनाएं जिससे जो राजनीति पैदा होगी, जिससे कि वो प्रशासनिक नीति पैदा होगी, वो इस तरह की हो कि सब लोगों को रोजगार मिलेगा। तो फिर इस तरह से जो आपने समस्याएं बताई हैं डिप्रेशन की, ये सब खत्म होंगी और हम एक नए स्वतंत्रता आंदोलन तरफ बढ़ेंगे जो महात्मा गांधी ने लीड किया था, जिससे हमारे ब्रिटिश यहाँ से भाग गए थे। अब हमारे एक नया स्वतंत्रता आंदोलन चलेगा जिससे हम बेरोजगारी से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएंगे। बिल्कुल मेहनत करेंगे, हम सभी आपके साथ हैं और आप भी हम सबके साथ रहें ताकि जो बेरोजगारी है ये खत्म हो और एक कहीं ना कहीं एक आंदोलन की तरफ बढ़ें। और क्योंकि बेरोजगार मुक्त एक समाज हमें बनाना है, क्योंकि ये रोजगार सबका अपना पर्सनल मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे उनकी रोजी रोटी चलती है, घर चलता है, और ये बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हर किसी के पास रोजगार यहाँ पर होना चाहिए। और सरकार को इसको लेकर बहुत ही गंभीर तरीके से सोचने की और एक नीति बनाने की ज़रूरत है ताकि जो प्रॉब्लम्स फिलहाल युवा फेस कर रहे हैं वो ना फेस करें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने युवाओं की आवाज़ उठाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि आपकी जो मांगे हैं, जो सोच है, वो समाज में फैलें और युवा आपके जो ग्रुप है उससे जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सरिता तिवारी जी। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार सिंह जी, बेरोजगार मुक्त जन सशक्तिकरण अभियान ये ग्रुप चला रहे हैं और युवाओं की मन की जो आवाज़ है, जो बात है, वो यहाँ पर उठा रहे हैं। अगर आप भी किसी बेरोजगार संगठन से जुड़े हैं और आप भी चाहते हैं कि जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनका मुद्दा उठे, उनकी बात उठे, सरकार इसके लिए कोई ना कोई एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाए, तो आप नीचे व्हाट्सएप दिए गए इस नंबर पर अपना जो संगठन का नाम है वो, साथ ही अपना नाम और किस राज्य से आप हैं, आप यहाँ पर लिख के भेज सकते हैं। अगले कार्यक्रम में आपको भी हम कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी जो बात है, जो युवाओं के मन की बात है, वो हम पूरी तरह से यहाँ पर उठाएंगे। आपका ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।